ये पता नहीं मोबाइल को क्या हो गया है कि व्हाट्सएप में थोड़ा सा भी कोई मैसेज करता है तो रिकॉर्डिंग रुक जाती है। ये क्या हो गया, सिलिकोसिस तक हो गया, 12 तक हो गया। 13 में पॉइजनिंग बाय हेलोजन, हेलोजन डेरिवेटेड ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स ऑफ द एलिफेटिक सीरीज। मतलब हेलोजेंस और हेलोजेंस से जो भी डेरिवेटेड्स है हाइड्रोकार्बन से वो, ठीक है, ये किस में 13 नंबर पे आएंगे। ठीक है, उसके बाद 14 में पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस ड्यू टू रेडियम और अदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। इसके बाद एक्सरे, एक्सरे भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ही है। उसके बाद 15 में प्राइमरी एपिलिथोमोनस कैंसर ऑफ स्किन, जो टच या कैंसर ऑफ स्किन, स्किन से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट बताइए कि उससे रिलेटेड कुछ एलर्जी या समथिंग बीमारी हो सके। जैसे मेरे को है स्टोन डस्ट बैरियर, अगर मेरे स्किन में पड़ जाती है तो एलर्जी हमें वो खुजली होने लगती है। ठीक है, उसके बाद टॉक्सिस एनीमिया, एनामिया। ठीक है, नेक्स्ट 16 इज टॉक्सिक्स एनीमिया, 17 इज टॉक्सिस यूडेसाइस ड्यू टू पॉइजनिंग ऑफ सब्सटेंस, 18 is oil any or determined due to the minerals oil or compound containing in the minerals oils। 18 जो भी ऑयल्स या फिर मिनरल्स से होने वाली है बीमारी वो भी। और उसके बाद 22 बाइसोनेसिस। इसके बाद 20 इज एस्बेस्टोसिस, एस्बेस्टोसिस। 21st इज ऑक्यूपेशनल और कॉन्टैक्ट डिमेरिट्स caused by the direct contact with the chemical paints। These are the types of primary inherited and allergy sanitizations, जैसा कि मेरा। ठीक है, 22 में नॉइस इंड्यूस हेयरिंग लॉस, सुनना नहीं देने वाली। उसके बाद बेरिलियम पॉइजनिंग, बेरिलियम की एटॉमिक नंबर बताओ आप। बोरॉन की 4 होता है ना, बेरिलियम की देख लेना। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग ये भी है 24। इसके बाद कोल माइनर न्यूमोकोसिस शुरू से है। पोसोजिनिन पॉइजनिंग, ऑक्यूपेशनल कैंसर, आइसोकाइनेटिस पॉइजनिंग और टॉक्सिस नेफ्रेटिस। तो इतने 29 डिजीज है माइंड से लेके नोटिफाइड डिजीज। ठीक है, जो कि 3rd शेड्यूल में मेंटेन की गई है, लिस्ट ऑफ नोटिफाइड डिजीज। Next point is, if any qualified medical practitioner fail to comply with the provisions of subsections 2, he shall be punishable with the penalty which may be extended to 10,000 rupees। अच्छा, अब यहाँ से वसूली आ गई भाई। अगर कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर, आप अगर मेडिकल चेक करवा रहे हो, एमई या पीएमई या समथिंग जो भी हो रहा है, और मेडिकल एग्जामिनेशंस होता है, और उसमें कोई भी मेडिकल ऑफिसर या मेडिकल प्रैक्टिशनर जो भी है वो नोटिफाइड डिजीज में किसी भी प्रकार का पकड़ नहीं पाया, कोई डिजीज आप में है और वो पकड़ नहीं पाया और नोटिस नहीं भेजा, तो क्या हो जाएगा, उसे पेनल्टी लग जाएगी भाई, तुम्हें जुर्माना लग जाएगा। कितने की? 10,000 और इससे ज़्यादा की भी जुर्माना लग सकता है। तो डॉक्टर साहब 10,000 भी जुर्माना लग सकता है, तो उस तरह से आप क्या, थोड़ा संभल के। ओके, ये हो गई 10, 11, 12, यानी कि नोटिस ऑफ सर्टेन डिजीज, देन आफ्टर नोटिस ऑफ डेंजरस ऑकरेंस, और देन आफ्टर नोटिस ऑफ सर्टेन एक्सीडेंट। ये 10th में था। ठीक है, डिजीज पहले बोल दिया, तो ये ओवरऑल फॉर्म 16 में जाएगी। अब आता है ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की ड्यूटीज क्या है, राइट ऑफ एम्प्लॉय की क्या है, और चैप्टर खत्म हो जाएगा। और इसके बाद चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, जो लेटरिन बाथरूम किचन ये सब है ना, इसी में आएगा, हेल्थ स्टैंडर्ड्स में ही आएगा। इसके बाद कमेटी भी इसी में आएगी, सेफ्टी कमेटी और सेफ्टी एडवाइजरी भी इसी में आएगी। तो आज ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉय को भी खत्म कर देते हैं। सेक्शन 13 क्या है, ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉय। 12 हो गई, 11 हो गई,
30। हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके, ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर की बात नहीं की गई है, या एम्प्लॉय की बात की गई है, यानी कि जनरल वर्कर, वर्कर स्टाफ, जनरल वर्कर स्टाफ ऑफिशियल, और फिर कौन कौन आएंगे, कंप्लीटेड पर्सन, कंपीटेंट पर्सन, PRSION, और कौन कौन, मतलब सब तो आ जाएंगे जनरल वर्कर में, सब आ गए, स्टाफ में भी आ गया, ऑफिशियल में आ गया, कंप्लीटेड पर्सन तो हर कोई है। तो ये सब इन लोग की ड्यूटीज के बारे में है, एम्प्लॉय की ड्यूटी के बारे में है, एम्प्लॉयर की नहीं। ठीक है, एवरी एम्प्लॉय एट वर्किंग प्लेस शॉल take reasonable care for health and safety of himself and other persons who may be affected by his act of omissions or at the workplace। मतलब कह रहा है कि भाई अगर कहीं सफर कर रहे हो आप, तो देखना यात्रीगण अपनी सामान की रक्षा स्वयं करें। तो सेम इट इज यहाँ भी है, अपनी हेल्थ की रक्षा स्वयं करें, और किन्हीं की बंदे को किसी भी प्रकार का हेल्थ से रिलेटेड है तो वो दूसरे को फैलाए भी नहीं। ठीक है, देन आफ्टर कंप्लाई विद द सेफ्टी एंड हेल्थ रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड इन द स्टैंडर्ड, और जो भी हेल्थ से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स बनी हुई है उनको फॉलो करना है, कंप्लाइज करनी है। ठीक है, नियम क्या कंप्लाई मतलब पालना या फॉलो करना। कोऑपरेट विद द एम्प्लॉयर इन मीटिंग स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस ऑफ द एम्प्लॉयर अंडर द कोड, और जो भी एम्प्लॉयर, ओनर, एजेंट और मैनेजर जो भी है उनकी मीटिंग में ऑब्लिगेशंस कर सकते हैं अंडर दिस कोड। ऑब्लिगेशंस की हिंदी क्या होती है देख लेना भाई। देन आफ्टर इफ एनी सिचुएशंस व्हिच इज अनसेफ और अनहेल्थी कम्स टू हिज अटेंशन, मतलब आपके अटेंशन में कोई ऐसा सिचुएशन आता है जो कि अनहेल्थी हो, ठीक है, या फिर अनसेफ हो, तो क्या करना है, एज ए सुन एज प्रैक्टिकेबल रिपोर्ट सच सिचुएशंस टू एम्प्लॉयर और टू द हेल्थ एंड सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव in the case of mine agent or manager referred to section 67 safety official or official to workplace or sections thereof as the cause may be, who shall be report in the employer manager prescribed by the appropriate government। भाई सीधा सीधी लिख देता ना कि अपने सीनियर ऑफिशियल को इंफॉर्मेशन करना है, नहीं घुमा फिरा के यहाँ बातें करनी है। तो क्या है कि अगर किन्हीं को क्या लगता है कि कोई भी सिचुएशन अनसेफ क्या है यहाँ, अनसेफ और अनहेल्थी लगता है, कोई भी वर्किंग अनसेफ या कोई भी प्लेस अनसेफ या अनहेल्थ लगता है, किनको, ये सब एम्प्लॉय को, तो वो क्या करेंगे, वो प्रैक्टिकली जितना जल्दी पॉसिबल हो प्रैक्टिकली क्या करेंगे, रिपोर्ट देंगे, किनको, एम्प्लॉयर को, क्या करेंगे, रिपोर्ट देंगे किनको, एम्प्लॉयर को, यानी कि मालिक को रिपोर्ट देंगे। ठीक है, या फिर हेल्थ एंड सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव जो है, हेल्थ एंड सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव जो है, रिप्रेजेंटेटिव जो है उनको भी
दे सकते हैं अगर एम्प्लॉय नहीं है तो। इसके साथ साथ इन केस ऑफ माइंस एजेंट और मैनेजर रेफरेंस टू इन 60 सेक्शन 67 के अंतर्गत जो भी आ रहे हैं अपॉइंटमेंट में, यानी कि मैनेजर को दे सकते हैं। इसके बाद सेफ्टी ऑफिसर को भी आप दे सकते हैं, सेफ्टी ऑफिसर को भी सूचना दे सकते हैं। और एन ऑफिशियल वर्क प्लेस, और जो आपके ऑफिशियल वर्क प्लेस के सुपरवाइजर या ऑफिशियल पर्सन्स है, ऑफिशियल पर्सन्स माइनिंग के टर्म में सीनियर मोस्ट ऑफिशियल जो है वो, ओके, या सिंपल में यहाँ ऑफिशियल पर्सन्स लिखे गए हैं, जो भी ऑफिशियल पर्सन्स कौन हो जाएंगे इसमें? अगर कोई कॉम्पिटिटिव पर्सन्स काम कर रहे हैं किसी फेस में तो वहाँ का ऑफिशियल पर्सन्स कौन हो जाएंगे? ऑफिशियल पर्सन्स में आते हैं इंजीनियर आते हैं, मैनेजर आते हैं, असिस्टेंट मैनेजर आते हैं, और वेंटिलेशन ऑफिसर आते हैं, और कौन आएंगे? यानी कि जो भी बीटेक होल्डर वाले माइंस से रिलेटेड है वो तो ऑफिशियल पर्सन्स में आएंगे, तो उनको भी सूचना देना है। फॉर हिज वर्किंग सेशन thereof in case में भी whom shall be reportedly employer, या फिर उनको देना है जो रिपोर्ट तुरंत दे सके, किनको? एम्प्लॉयर को दे सके। इन ए मैनर में भी प्रिस्क्राइब बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, और वैसे वो उस मैनर में जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है। अगर कोई फॉर्मेट बनाया है तो उसी फॉर्मेट में, ठीक है। तो सिंपल सा बात समझिए, कोई भी स्टाफ, यानी कि हम काम कर रहे हैं फेस में, वो फेस हमको अनसेफ लगता है या फिर अनहेल्थ लगता है तो हम रिपोर्ट देंगे। किनको या किन्हीं में से किसी एक को दे देने से चलेगा, या और करके मेंटेन किया गया है इसलिए, ठीक है। तो एम्प्लॉयर को देंगे, हेल्थ एंड सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव को देंगे, सेक्शन 67 के अकॉर्डिंग जो भी अपॉइंटमेंट है वो उनको देंगे, तो इसमें अपॉइंटमेंट मैनेजर होते हैं। उसके बाद सेफ्टी ऑफिसर को भी देंगे, उसके बाद ऑफिशियल पर्सन्स ऑन दी प्लेस जो भी है उनको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज नॉट willfully interference with the misuse or neglect any appliance or conveyance or things provided at a work for purpose of securing health and safety and welfare of worker। मतलब किसी भी चीज को हम लोग मिस यूज नहीं करेंगे, नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। किससे रिलेटेड? हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर से रिलेटेड। वेलफेयर, हेल्थ सेफ्टी और वेलफेयर। हेल्थ हो गया, सेफ्टी हो गया और वेलफेयर किनके? एम्प्लॉयर के, एम्प्लॉय की, यानी कि वर्कर के, ओके। नेग्लिजेंट, भाई थोड़ा प्रोनाउंस नहीं हो रहा है, देख लेता हूँ स्पेलिंग। नेग्लेक्ट, हाँ, किसी भी चीज को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे या मिस यूजेस नहीं करेंगे, ये तीनों चीज को लेके वर्कर के हो गई। नॉट डू willfully without reasonable cause anything likely be to endanger himself or other। अच्छा, ठीक है। और कुछ ऐसा भी काम नहीं करेंगे जिससे कोई भी चीज इन डेंजर के हिमसेल्फ में आ जाए या कुछ और। परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज may be prescribed by the appropriate government। परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज एज may be prescribed by the appropriate government, ओके। तो ये जो एम्प्लॉयर है वो वैसे भी ड्यूटी और परफॉर्मेंस कर सकते हैं, परफॉर्म या ड्यूटीज कर सकते हैं जो कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट तय करेंगे। ये एप्रोप्रिएट स्पेलिंग क्या हो, प्रोनाउंस क्या होगा? APPRO, एप्रोप्रिएट, PRIAT, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब ये हो गई। अब सेक्शन 14 क्या है? सेक्शन 14 राइट्स ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि हमारा क्या राइट्स बनता है, अधिकार क्या है। एवरी एम्प्लॉय